हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि आपका गिवन है सेक्शन नंबर 94 से लेकर 110 तक आपके बीएनएसएस में, जो कि आपका है पुराना सीआरपीसी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सेक्शन नंबर 94 क्या बात करता है? समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो जैसे ना कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना होता है या कोई भी ऐसी चीज मंगवानी होती है जो उनके ओपिनियन के हिसाब से ट्रायल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है, तो कैसे मंगवाएगा? थ्रू समन्स, है ना। हम एक कोर्ट एक इंसान को भी कैसे बुलाता है? समन्स के थ्रू, वारंट के थ्रू। वैसे ही अगर कोर्ट को एक डॉक्यूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट मंगवाना है तो भी वो किसके थ्रू मंगवाता है? समन्स के थ्रू मंगवाता है। तो सेक्शन 94 में हम इसी चीज की बात करने वाले हैं। तो समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। तो वेनेवर अ कोर्ट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अब यहाँ पे दो जनों की बात करी गई है। किस किस की? कोर्ट की और ऑफिसर इन चार्ज कहाँ का? पुलिस स्टेशन का। ठीक है। तो वेनेवर अ कोर्ट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कंसिडर्स दैट एनी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिवाइस लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। मान लो आपके फोन में व्हाट्सएप की चैट्स हैं या फिर एक कैमरा में आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, वो क्या है? आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइस में डिजिटल एविडेंस, उसको हम कंसिडर करेंगे। या कोई और चीज है, तो तीन चीजें बताई। डॉक्यूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई डिजिटल एविडेंस, या कोई भी और चीज जो कि नेसेसरी है या डिजायरेबल है। किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए या प्रोसीडिंग के लिए। तो क्या करेगा कोर्ट? एक रिटन ऑर्डर या फिर समन, ठीक है, क्या? या तो रिटन ऑर्डर या जो समन है वो इशू कर देगा। ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में इतनी सी बात कही गई है। क्या? अगर कोर्ट को कोई भी चीज मंगवानी है, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा कोर्ट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? एक रिटन ऑर्डर या समन जो है वो इशू करता है। और क्या मंगवाने के लिए? कोई डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस में जिसके अंदर डिजिटल एविडेंस है, या कोई भी और चीज। क्यों? क्योंकि जरूरी है हमारी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है। अब द ऑर्डर इज इश्यूड टू द पर्सन हु हैज द पोजेशन और कंट्रोल ओवर द डॉक्यूमेंट और थिंग। अब ये जो ऑर्डर कोर्ट ने निकाला है, ये ऑर्डर किसके लिए निकाला है? जिस इंसान के पास पोजेशन है या कंट्रोल है उस डॉक्यूमेंट या उस चीज का, है ना। द पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट। भाई कोर्ट चाहे तो तुम आओ और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस देकर जाओ, या कोर्ट चाहे ठीक है भाई तुम नहीं आ सकते, किसी और के हाथ भिजवा दो। ठीक है। मानो एक एग्जाम्पल है, ए को कोर्ट ने बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में देकर आओ। ए क्या करता है भाई? वो बी के हाथ भिजवा देता है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अगर कोर्ट चाहे तो। एट ए स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। अब कोर्ट भाई टाइम और प्लेस भी स्पेसिफाई कर देगा कि भाई इस टाइम पे इस जगह पर आपको देना है ये। अब सेक्शन 94 जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ बीएसए। बेसिकली ये क्या बात करता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के बारे में। जैसे कि दो एडवोकेट्स के, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस चीज को ये इफेक्ट नहीं करता। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को ये जो सेक्शन है वो इफेक्ट नहीं करता। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब चीजों से डील करता है एक्ट। This section does not apply to letters, postcards, documents, parcels, things that are in custody of the postal authority. तो क्या ये जो सेक्शन है ये अप्लाई किस पे नहीं करता? लेटर्स पे, पोस्ट कार्ड्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, पार्सल पे, चीजों पे जो कि किसकी कस्टडी में? पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में। अब ये जो पोस्टल अथॉरिटी वाला पॉइंट है ना, इसे हम पढ़ेंगे इन डेप्थ इन सेक्शन नंबर 95। ठीक है। अब प्रोसीजर्स एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। Section 95 deals specifically with documents, parcels or things that are in custody of postal authority. ऐसे documents, ऐसे parcels या ऐसी चीजें जो किसके अथॉरिटी के अंदर है? पोस्टल अथॉरिटी के अंदर है। If in the opinion of the DM, CJM, Court of Session, High Court, such document, parcel or thing is required for any investigation, inquiry, trial or other proceedings under the Sanhita, they may pass an order. तो बेसिकली सेक्शन क्या बात कर रहा है? भाई ऐसी कोई चीज है, ठीक है, जो किसके पास है? हमारे पोस्टल अथॉरिटी के पास है। ठीक है। अब भाई कोर्ट को वो चाहिए,
तो कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है, ठीक है। पोस्टल अथॉरिटी के पास ऐसी कोई चीज है जो कोर्ट को चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा। इतनी कहानी लिखी हुई है। सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में डायरेक्ट द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इन द ऑर्डर। अब कोर्ट क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर में लिख सकता है पोस्टल अथॉरिटी को, भाई ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो चीज है तुम इस एक पर्टिकुलर इंसान को भेज दो, ठीक है। अब if a magistrate or a commissioner of police or DSP forms the opinion that a postal article is required for the purpose, they cannot order direct delivery. अब देखो, मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी के पास ना रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। अब वो डायरेक्ट ना पोस्टल अथॉरिटी को नहीं कह सकते, सर आप ना ये सामान इस पर्टिकुलर इंसान के पास भेज दो। जैसे अभी हमने इस सबसेक्शन में देखा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, सीजेएम हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, हाई कोर्ट हो सकता है। ये सारी कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पोस्टल अथॉरिटी को कह सकते हैं, सर आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर इंसान को भेज दो। पर यही सेम पावर मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी के पास नहीं होती है, ठीक है। पर वो क्या कर सकते हैं, वो ये अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, पोस्टल अथॉरिटी को ये कह सकती हैं, सर आप इन्हें इन डॉक्यूमेंट या पार्सल या थिंग को डिटेन करके रख लो, मतलब अपने पास संभाल के रख लीजिए, ठीक है। ये जो डिटेंशन है ऑफ पोस्टल आर्टिकल, ये हमारी क्या होती है, टेम्पररी। और ये कब तक रखनी पड़ती है, पेंडिंग एन ऑर्डर फ्रॉम, जब तक इन्हें एक ऑर्डर ना मिल जाए, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, सीजेएम के द्वारा, या कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कि अपने हम भी सबसेक्शन 1 में देखा था, ये वाले जो है डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, इनसे जब तक इन्हें फॉर्मल ऑर्डर ना मिल जाए, इन्हें तब तक ये डिटेन करके रखना होता है। सेक्शन नंबर 96 क्या बात करता है, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जब सर्च वारंट जो है उसे इशू करा जाएगा। A court may issue a search warrant if it believes that a person who was served or likely to be served with a summon under Section 94 or a requisition under Section 95 will not produce the required document or thing. अब इसके इस सबसेक्शन के अंदर बेसिकली क्या बात कही गई है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस इंसान को हमने समन भिजवाया है अंडर सेक्शन कौन सा, 94 एंड 95, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या चीज नहीं लेकर आएगा, ठीक है। कोर्ट ने सेक्शन 94 और 95 के तहत क्या भेजा था, समन भेजा था कि भाई तुम ये डॉक्यूमेंट या चीज लेकर आओ, और कोर्ट को ऐसा लगता है इस समन के बाद भी वो इंसान उस आइटम को नहीं लेकर आएगा। या अ सर्च वारंट में ऑल्सो बी इशूड व्हेन द कोर्ट डज नॉट नो हु इज इन द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और द थिंग, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को पता नहीं है कि आखिर किसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट या चीज है, ठीक है। दो कंडीशंस बताई, पहली तो कोर्ट को ऐसा लगता है भाई हमने समन तो भेज दिया डॉक्यूमेंट या चीज लेकर आने के लिए, पर कोर्ट को ऐसा लग रहा है भाई ये लेकर नहीं आएगा समन भेजने के बावजूद भी, या फिर कोर्ट को पता ही नहीं है जो चीज मंगवानी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के कागजात मंगवाने हैं, ठीक है, लेकिन कोर्ट को भाई पता ही नहीं है आखिर किसके पोजेशन में है ये कागजात, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी सिनेरियो है तो कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकता है। The court can issue a search warrant when it feels that a general search or inspection necessary for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceedings. अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कोर्ट को भाई ऐसा लग रहा है जनरल सर्च या इंस्पेक्शन से हमारी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो है पूरी हो सकती है, तो भी सर्च वारंट वो इशू कर सकती है, ठीक है। पहली चीज क्या बताई थी भाई, समन भेजने के बाद भी वो आदमी प्रोड्यूस नहीं करेगा, या कोर्ट को भाई पता नहीं है आखिर किसके पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट या चीज, या कोर्ट को ऐसा लग रहा है भाई अगर हम जनरल सर्च या इंस्पेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के लिए, तो भी वो सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकता है। अब द पर्सन टू होम द सर्च वारंट इज डायरेक्टेड इज लीगली ऑथराइज्ड। जिस इंसान को डायरेक्ट करा जा रहा है सर्च वारंट कि भाई फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप सर जाइए और सर्च वारंट जो है
लागू करिए, ठीक है, वो आदमी जो है लीगली ऑथराइज हो जाता है टू सर्च और इंस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द वारंट. अब द कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट द सर्च बाय स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट ऑफ द प्लेस एंड द ऑफिसर मस्ट कन्फाइन द सर्च स्ट्रिक्टली टू दैट एरिया. अगर एक ऑफिसर को कह दिया भाई इस घर में तुम्हें सर्च वारंट लगाया है, ठीक है, इस एरिया के बाहर वो सर्च नहीं कर सकता, मतलब स्ट्रिक्टली कन्फाइंड है इस एरिया के अंदर अंदर, ठीक है. ओनली अ डीएम or a CGM can issue a search warrant for documents or articles in the custody of postal या telegraph authorities. जैसे मैंने पहले भी बताया था, सबकी ना रैंकिंग होती है, एक हायरार्की होती है जजेस की भी, ठीक है. तो उसके अंदर जो आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, और सीजीएम हो गया, यही दोनों जो है इशू कर सकते हैं सर्च वारंट्स को, ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से ऐसे मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि इशू कर सकते हैं सर्च वारंट, किन के लिए, फॉर डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स जो कि किसकी कस्टडी में, आपके पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटीज. तो आगे आपका डीएम और सीजेएम. सेक्शन 97 क्या बात करता है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. अब ऐसी जगह की तलाशी लेनी है जहां पे क्या रखा गया है, चुराया हुआ सामान या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स. इफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी, क्या एक डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड इज सैटिस्फाइड आफ्टर इंक्वायरी, दे मे इशू अ वारंट. अगर वो उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, पहली कंडीशन ये है, और वो सैटिस्फाइड है आफ्टर इंक्वायरी, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, वारंट इशू कर सकते हैं. Such warrant may be issued if a place is suspected to be used for keeping or selling of stolen property. सामान, चुराया हुआ सामान रखा जा रहा है या बेचा जा रहा है. स्टोरिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, रखा जा रहा है, प्रोड्यूस कर बनाया जा रहा है या बेचा जा रहा है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स. द वारंट ऑथराइजेज अ पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल. अब ये जो वारंट किसको इशू हो रहा है, एक कांस्टेबल की रैंक से ऊपर वाले पुलिस ऑफिसर को. वो क्या कर सकता है, अब अगर उसे वारंट मिल गया, अब वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है दैट प्लेस विद नेसेसरी असिस्टेंस, मतलब एक आध और पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ ले जा सकता है. भाई अकेला आदमी इतनी ऐसी जगह पे कैसे जाएगा, ठीक है, जहां पर चुराया हुआ सामान और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, हमला करा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो वो असिस्टेंस के साथ उस एरिया में एंटर कर सकता है. कंडक्ट द सर्च एज स्पेसिफाइड इन द वारंट. अब कंडक्ट द सर्च एज स्पेसिफाइड इन द वारंट मतलब कितने एरिया तक वो वारंट जो है वो इशू वो कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है. सीज स्टोलन और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स फाउंड. सीज करना है आपको चुराई हुई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स. प्रोड्यूस और सेफगार्ड सच प्रॉपर्टी बिफोर द मैजिस्ट्रेट. या तो मैजिस्ट्रेट के सामने ले आओ या उसे संभाल के रखो उस प्रॉपर्टी को. अरेस्ट पर्सन्स फाउंड देयर हु नोइंगली डेल्ट विद सच प्रॉपर्टी. उन लोगों को अरेस्ट करना जिन्हें नोइंगली पता था कि वो इस ऐसी प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे हैं. ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, काउंटरफिट कॉइन्स एंड करेंसी, इलीगल मेटल पीसेस अंडर कॉइनेज एक्ट, forged documents and false seals, obscene objects under BNS, instruments used to produce such items. Section 98 क्या बात करता है, power to declare certain publications fortified and to issue search warrants for the same. Power to declare certain publications as fortified, फर्जी है, ये जो publications हैं वो फर्जी है, and to issue search warrants for the same. ठीक है, क्या पावर मिलती है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या है भाई, फर्जी हैं. अब किसके पास पावर है और कौन है जो इशू कर सकता है सर्च वारंट्स सेम के लिए, ठीक है. इफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स, क्या बिलीव करती है स्टेट गवर्नमेंट, कि एक न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 और 299. इनमें से किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट वो मटेरियल जा रहा है या पनिशेबल है ऑफ द BNS, इट मे बी डिक्लेयर सच पब्लिकेशन फोर्टिफाइड.
उसे तुम फर्जी डिक्लेयर कर सकती है। कौन डिक्लेयर करेगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। द डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेटिंग द ग्राउंड्स। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके अंदर वो अपने ग्राउंड्स लिखेगी, भाई इस बेसिस पे हमें जो लगता है ये न्यूज़पेपर या बुक या डॉक्यूमेंट XYZ जो भी चीज हो कि भाई ये फर्जी है। आफ्टर फोर्थ फीचर एनी पुलिस ऑफिसर में सीज सच पब्लिकेशंस एनीवेयर इन इंडिया। अब जो ये पुलिस ऑफिसर है उसके पास क्या पावर है? सीज करने की इन पब्लिकेशंस को कहीं भी इंडिया के अंदर। अ मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज सर्च ऑफ प्रेमिसेस वेयर सच मटेरियल इज सस्पेक्टेड। अब ये जो मैजिस्ट्रेट है उन्हें क्या ऑथराइज हो जाते हैं सर्च ऑफ प्रेमिसेस वेयर सच मटेरियल इज सस्पेक्टेड। अब लग रहा है भाई ये जो न्यूज़पेपर का ढेर है ना, ये इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या आ जाता है? इस जगह को सर्च करने की पावर मिल जाती है। Newspaper and book have the same meaning as in the Press and Registration of Books Act of 1867 और डॉक्यूमेंट के अंदर पेंटिंग्स भी इंक्लूड होंगी, ड्राइंग्स भी, फोटोग्राफ्स एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशंस। नाउ ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन बी चैलेंज्ड ओनली एज पर सेक्शन 99। अब देखो सेक्शन 98 ना हर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 99 के अंदर आप इस सेक्शन को चैलेंज कर सकते हो। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 99। सेक्शन नंबर 99 क्या बात करता है? एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फोर्थ फीचर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने भाई एक आपकी किताब या न्यूज़पेपर या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट को ना क्या डिक्लेयर कर दिया? भाई ये तो फर्जी है, फोर्थ फीचर कर दिया। अब आप क्या करोगे? आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो किसे? हाई कोर्ट को। किस चीज के लिए? सेट असाइड करने के लिए, ठीक है। नाउ एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन द फोर्थ-फीटेड न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट विद इन 2 months ऑफ द गैजेट नोटिफिकेशन। 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि सर ऐसे ऐसे आई हैड एन इंटरेस्ट इन द फोर्थ-फीटेड न्यूज़पेपर, बुक एंड डॉक्यूमेंट। अब आपका ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या होगा इसके अंदर? is that the publication did not contain any punishable matter। सर जो भी मेरा न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई भी पनिशेबल मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका ग्राउंड ऑफ चैलेंज होगा हाई कोर्ट के अंदर। Now such applications are heard by। अब ये जो एप्लीकेशंस जो आप डालते हो इससे रिलेटेड वो कौन सुनता है? स्पेशल बेंच सुनती है। तो 3 जजेस इफ द हाई कोर्ट हैज 3 और मोर जजेस। मेजरली 3 से ज्यादा जजेस होने चाहिए, या फिर अगर 3 से ज्यादा जजेस नहीं है तो सारे जजेस हाई कोर्ट के बैठेंगे, ठीक है। क्या स्पेशल बेंच क्या होगी? 3+ से ज्यादा जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ कॉपीज ऑफ द पब्लिकेशन में बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। जो कॉपी है आपकी पब्लिकेशन की उसे आप कैसे यूज करोगे? एज एविडेंस। इफ द हाई कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड इट शैल सेट असाइड द फोर्थ फीचर। अगर भाई हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा? सेट असाइड कर सकता है फोर्थ फीचर को कि भाई सही है, इसके अंदर कुछ भी पनिशेबल मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द मेजोरिटी व्यू प्रिवेल्स। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई जज कुछ कह रहा है, कोई जज कुछ कह रहा है, जो भी मेजोरिटी जजेस कहेंगे उनका जो व्यू है वो प्रिवेल कर जाएगा। सेक्शन नंबर 100 सर्च ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। उन लोगों को ढूंढना जिन्हें रॉन्गफुली बंदी बना के रख रखा है। कन्फाइंड मतलब भाई उनकी फ्रीडम को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसके पास ऐसे लोगों की सर्च कौन कर सकता है? DM, SDM, JMFC, ठीक है। तो इफ अ DM, SDM or a magistrate of first class has reason to believe that the person is confined under such circumstances, अगर इन तीनों को ऐसा लगता है, रीजन टू बिलीव होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। रीजन टू बिलीव है कि किसी इंसान को कन्फाइन करके रख रखा है ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कि क्या अमाउंट करता है? टू एन ऑफेंस, अ सर्च वारंट में बी इशूड। तो क्या कर सकते हैं? सर्च वारंट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। द पर्सन फाउंड मस्ट बी इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अगर वो पर्सन मिल जाता है, ठीक है, अगर रीजन टू बिलीव था कि भाई किसी इंसान को तुमने छुपा रखा है और जिस इंसान को छुपा रखा था वो मिल गया, तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस कर दिया जाएगा।
द मैजिस्ट्रेट विल देन पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास कर देंगे फैक्ट्स के बेसिस पर। सेक्शन 101, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन, तो अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ रिगार्डिंग अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेशन ऑफ अ वुमेन, अगर एक औरत को बंदी बना के अनलॉफुली डिटेन करके रख रखा है, या फिर एक ऐसी फीमेल है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, आपने किसी फीमेल को बंदी बना के रख रखा है, अनलॉफुली डिटेन करके रख रखा है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो 18 साल से कम है, मतलब माइनॉरिटी एज की लड़की है, द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर इमीडिएट रेस्टोरेशन की, भाई से वापस घर वापसी कराओ इसकी, ठीक है, ऑफ द वुमेन टू हर लिबर्टी और ऑफ द चाइल्ड टू हर लॉफुल गार्डियन, उसकी लिबर्टी उसे वापस दो, या फिर अगर बच्चा है कोई तो उसे उसके लॉफुल गार्डियन के पास सौंप दो। नेसेसरी फोर्स में बी यूज टू एनफोर्स द ऑर्डर। नेसेसरी फोर्स जो है वो लॉ जो है, मतलब बेसिकली कोर्ट्स जो है वो यूज करेंगे एनफोर्स करने के लिए ऑर्डर को। सेक्शन 102 क्या कहता है, डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू वारंट्स। जो प्रोविजंस है हमारे वारंट से रिलेटेड, जैसे कि 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81 अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स। ये सारे प्रोविजंस जो है हमारे सर्च वारंट्स पे भी लगते हैं, इशूड अंडर 96, 97, 98 एंड 100। सेक्शन 103 क्या बात करता है, पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब द पर्सन चार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस, मान लो एक फैक्ट्री है, वो बंद जगह है, ठीक है, एक फैक्ट्री है वो एक बंद जगह है, मस्ट अलाउ एंट्री ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ वारंट। अब भाई कोर्ट ने वारंट निकाल दिया कि इस जगह की छानबीन कराओ, तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस, अब यहां पे एक चौकीदार बिठा रखा है उसने, फैक्ट्री के मालिक ने, ठीक है, सो द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस मस्ट अलाउ एंट्री ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ वारंट। अगर भाई तुम्हें वारंट दिखा दिया इस चौकीदार को तो उसे घुसने देना पड़ेगा इस फैक्ट्री के अंदर। इफ एंट्री इज रिफ्यूज्ड फोर्स में बी यूज्ड एज पर लॉ, जो कि कहाँ गिवन है, आपके सेक्शन नंबर 44 क्लॉज 2 के अंदर गिवन है, ठीक है। अगर भाई ये चौकीदार मना कर देता है, नहीं मैं तो नहीं घुसने दूंगा, तो फोर्स कौन यूज कर सकता है, जिन्हें वारंट, मतलब जैसे अगर कोर्ट है, कोर्ट ने पुलिस को कह दिया कि भाई जाओ तुम वारंट एग्जीक्यूट करो, तो पुलिस क्या करेगी, नेसेसरी जो फोर्स यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 44 क्लॉज 2 वो करेगी। पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हाइडिंग आर्टिकल्स मे बी सर्च्ड, वुमेन मस्ट बी सर्च्ड बाय वुमेन मेंटेनिंग डिसेंसी। अब पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हाइडिंग आर्टिकल्स, अगर लग रहा है भाई यहाँ पे चीजें छुपाई जा रही है आर्टिकल्स वगैरह, तो उसे ढूंढा जाएगा। एंड अगर ऐसे फीमेल्स है अंदर, ठीक है, तो उन्हें फीमेल्स ही चेक करेंगी मेंटेन करते हुए डिसेंसी को। बिफोर सर्च 2 or more respectable local witnesses must be called। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्च से पहले, इस फैक्ट्री के अंदर सर्च से पहले क्या करा जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोकल विटनेसेस, वहां पे आसपास रहने वाले लोगों को 2 या 2 से ज्यादा बुलाया जाएगा कि भाई आप आइए, अपनी प्रेजेंस उनके सामने वो सर्च कंडक्ट होगी बेसिकली। तो सर्च मस्ट बी कंडक्टेड इन देयर प्रेजेंस। A Caesar list must be prepared and signed by the witnesses। अब एक ना पंचनामा क्रिएट करा जाता है, ठीक है, कि भाई ये चीजें मिली है हमें इस फैक्ट्री से, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी दिखाई थी, फैक्ट्री ड्रॉ करके दिखाई थी। अब हमें वो क्या करेंगे, अब हमें भाई ये चीजें मिली है फैक्ट्री में से, दीज लिस्ट ऑफ थिंग्स वर फाउंड एंड साइंड बाय द विटनेसेस। अब जो हम ये विटनेसेस पकड़ के लाए थे ना, आसपास के 2-3 भाई हमें विटनेस चाहिए सर्च से पहले, उनके साइन लगेंगे कि हाँ ये हमारी नजरों के सामने जो है ये चीजें मिली है, ठीक है। ये होता है पंचनामा आपका सीजर लिस्ट। नाउ विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट अनलेस स्पेशली समन्ड। अब भाई देखो, कोई कोर्ट कचहरी के चक्करों में कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो इसलिए पहली ही लाइन लिखी गई है कि भाई विटनेसेस को कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस, यहाँ पे वर्ड पढ़ो, अनलेस स्पेशली समन्ड। अगर भाई कोर्ट कह रहा है भाई अब तो तुम्हारी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो विटनेस को आना पड़ेगा, अदर देन दैट दे डोंट हैव टू विजिट कोर्ट। नाउ ऑक्यूपेंट हैज द राइट, ऑक्यूपेंट मतलब जो इस फैक्ट्री का ओनर था, ठीक है, उसके पास क्या राइट है, वो प्रेजेंट रह सकता है ड्यूरिंग द सर्च एंड रिसीव अ कॉपी ऑफ द सीजर लिस्ट। भाई जब ये छानबीन चल रही है तो भाई वो आदमी जो जिसकी फैक्ट्री है
उसके पास राइट है कि भाई ड्यूरिंग सर्च वो वहां खड़ा रहेगा और उसे ये जो सीजर लिस्ट है इसकी उसे एक कॉपी मिली जाएगी। इजी। अब रिफ्यूजल टू असिस्ट विदाउट रीजनेबल कॉज अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर बीएनएस। तो अगर आप असिस्ट नहीं कर रहे, आप हेल्प नहीं कर रहे बिना किसी रीजनेबल कॉज के, ठीक है, आपने भाई मैं तो मदद नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो आने नहीं दे रहा आपको अंदर, या मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर रहा सर्च करने में, तो ये भी एक ऑफेंस है बीएनएस के अंडर। सेक्शन 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। तो मान लो एक कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को क्या कहा था, सर्च वारंट दिया था कि भाई इस एरिया को सर्च करके आओ और इस चीज को ढूंढो। अब पुलिस ऑफिसर को उस जुरिस्डिक्शन के अंदर तो नहीं मिला, पर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर वो सामान मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को कहा भाई ये अंगूठी ढूंढ के लेकर आओ, इस एरिया के अंदर है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर को वो अंगूठी उस एरिया में तो नहीं, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के एरिया में तो नहीं, पर उस एरिया के बाहर मिल गई, ठीक है। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इफ आइटम्स आर फाउंड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इशूइंग कोर्ट दे मस्ट बी टेकन बिफोर द इशूइंग कोर्ट। भाई या तो तुम जिस कोर्ट ने इशू करा है उसके पास ले जाओ, या फिर टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद जुरिस्डिक्शन, जिस भी एरिया में वो रिंग पाई गई है, ठीक है, उससे पास एक मैजिस्ट्रेट होगा, उसके पास ले जाओ। द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ सीज्ड आर्टिकल्स टू द इशूइंग कोर्ट। अब ये जो मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इस सीज्ड आर्टिकल को टू व्हाट, द इशूइंग कोर्ट। सेक्शन 105 क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। अब क्या होता है, एवरी सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, आर्टिकल और अ थिंग। अब देखो एक जगह पे सर्च सीजर के लिए बोला गया, ठीक है, कोर्ट ने बोला इस जगह को भाई ढूंढ, इसके अंदर कोई चुराया हुआ सामान ढूंढो या वट एवर XYZ कुछ भी बोला, ठीक है। उस चीज का कोई ऑडियो या वीडियो प्रूफ जो है वो पुलिस इकट्ठा करती है। बेसिक मतलब इसका ये है। तो एवरी सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आर्टिकल और थिंग अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185, इस चैप्टर के अंदर या फिर सेक्शन 185 के अंडर का हो रहा है अगर, तो उसको रिकॉर्ड करा जाता है किसके थ्रू, ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, प्रेफरेबली यूजिंग अ मोबाइल फोन। कोई DSLR लाने की वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वीडियो अपने फोन से बनाओगे एज अ प्रूफ, ठीक है। अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सर्च, सीजर ऑफ आर्टिकल्स और प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन ऑफ द सीजर लिस्ट, साइनिंग ऑफ द सीजर लिस्ट बाय द विटनेसेस, ठीक है। अभी जैसे मैंने पंचामा बताया था, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द सीजर लिस्ट, भाई क्या क्या सामान तुमने जब्त करा है, सीजर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रॉपर्टी, क्या क्या सामान जब्त करा गया है, प्रोसेस ऑफ सर्च, कैसे सामान ढूंढा गया है। इन सब चीजों की एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप एक एविडेंस इकट्ठा करती है पुलिस, जो कि वो कोर्ट में यूज करेगी। Now the police officer conducting the search is under a mandatory duty to forward the audio video recordings without delay। अब पुलिस ऑफिसर बिना किसी डिले के भाई तुम्हें ये रिकॉर्डिंग देनी है। अब किसको देनी है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो दी जाती है DM को, SDM को या JMFC को। इजी। सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर के पास सर्टेन पावर्स होती हैं प्रॉपर्टी को सीज करने की, ठीक है। सो एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच इज एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन। इल्जाम लगा है या फिर ऐसी संभावना है कि भाई ये चीज ना चुराई हुई है, ठीक है, या फिर वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मिली है जो कि क्या क्रिएट कर रहा है, सस्पेशन क्रिएट कर रहा है, शक पैदा कर रहा है ऑफ कमिशन ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। तो क्या जो पुलिस ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी सीज कर लेगी अगर उसे ऐसा लग रहा है कि भाई ये सामान चुराया हुआ है, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं जो कि शक पैदा कर रहे हैं कि भाई ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है। सो इफ द पुलिस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सीजर ऑफ दैट ऑफिसर। अब एक ऐसे पुलिस ऑफिसर ने जो सामान सीज करा है जो कि किसकी रैंक से कम है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की रैंक से कम है, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सीजर को टू दैट ऑफिसर।
Every police officer making such seizure must forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction. अब जिस भी पुलिस ऑफिसर ने सीजर करा है वो क्या करेगा भाई, डायरेक्ट तुम किसके पास पहुंचो भाई, फटाफट से मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचो जिसके पास क्या है, जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, क्या पुलिस ऑफिसर के पास भाई कुछ पावर्स होती है, क्या सीज करने की, कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उसे लग रहा है, शक है कि भाई ये सामान चुराया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकता है, या ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं जिससे उसे शक हो रहा है कि भाई ये सामान ना किसी ऑफेंस को कमिट करके इसने उसके पास आया है। ठीक है, इफ द पुलिस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, अगर एक ऐसा आदमी सीज कर रहा है, ऐसा पुलिस ऑफिसर सीज कर रहा है जो किसके रैंक से कम है, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा इस सीजर को उस पुलिस ऑफिसर के पास। एंड एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग सच सीजर मस्ट फोर्ट विद द रिपोर्ट टू द सीजर ऑफ द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। अब ये जो जिस भी पुलिस ऑफिसर ने सीजर करा है, ठीक है, वो क्या करेगा, फटाफट से भाई तो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचो जिसके पास भी जुरिस्डिक्शन है। Where the seized property cannot be conveniently transported to the court, or this is difficulty in securing proper custody, or continued police custody is not necessary for investigation, the officer may hand over the custody to any person. अब समझो इस बात को, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर गाड़ी चुराई हुई है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर ने वो गाड़ी सीज कर ली है, अब भाई ट्रांसपोर्ट करना एक गाड़ी को एक जगह से एक कोर्ट तक इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, कन्वीनियंटली फॉर वो नहीं हो पाया, या फिर डिफिकल्टी है उसे प्रॉपर कस्टडी में रखने की। कंटिन्यूड पुलिस कस्टडी इज नॉट नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, या इतना भी जरूरी नहीं है पुलिस कस्टडी में उसको रखने का। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर एक इंसान को दे देगा वो गाड़ी, भाई तुम अपनी कस्टडी में इस गाड़ी को या वॉट एवर XYZ उस सामान को रखो। ठीक है, और उस आदमी से पुलिस ऑफिसर क्या कराएगा, एक बॉन्ड अंडरटेकिंग जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, सच पर्सन मस्ट एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। भाई जब कोर्ट बुला ले तुम्हें वो प्रॉपर्टी लेकर आनी है, एंड टू कंप्लाई विद फर्दर ऑर्डर्स रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी फर्दर ऑर्डर आया प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इन दोनों कंडीशन में उस इंसान के इसलिए जरूरी है उसका बॉन्ड अंडरटेकिंग को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, वेयर द सीज्ड प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। अब कोई मान लो फल फ्रूट है, ठीक है, भाई बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें आप परमानेंटली संभाल के तो नहीं रख सकते, गोल्ड वगैरह तो है नहीं ऐसा कुछ। द राइटफुल ओनर इज अननोन और एब्सेंट, अब ओनर का पता ही नहीं है, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू भाई 500 रुपए से कम है, तो प्रॉपर्टी में बी सोल्ड इमीडिएटली बाय ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू भाई कोर्ट क्या करेगा, उसे बेच देगा। Such auction must be conducted under the orders of the superintendent of police. ये जो ऑक्शन है किसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट करी जाएगी, एसपी के। The net sale proceed shall be dealt with as per section 503 and 504। पहले तो नेट सेल प्रोसीड का मतलब समझो, एक बार कोई प्रॉपर्टी सीज हुई, ठीक है, और वो पेरिशेबल गुड है, कोई मान लो फल फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है, अब भाई ये तो सड़ जाएंगे, इन्हें स्टोर करके तो नहीं रखा जा सकता जब तक आपको उसका राइटफुल ओनर नहीं मिलता। तो कोर्ट क्या करता है, इन आइटम को, इस प्रॉपर्टी को बेच देता है। ठीक है, जो अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं नेट सेल प्रोसीड्स। इसके अंदर से ना डिडक्ट कर दिए जाते हैं ऑक्शन वगैरह की कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आई है, ये जो पैसे आए हैं उस गुड को बेचने के बाद, भाई इसे पुलिस तो रख नहीं सकती, तो इस अमाउंट को हैंडल करा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 एंड 504। ठीक है, इन बेसिकली इन सेक्शन में क्या लिखा है, कोर्ट डिसाइड करता है भाई कि राइटफुल ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का या उस पैसे का, एक बार जब केस खत्म हो जाता है तो। ठीक है, या फिर उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर, मान लो कोई पेरिशेबल आइटम नहीं थी, वैसे ही कोई गुड था, तो कोर्ट क्या करेगा, ये बताएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है किसको रिस्टोर करी जाएगी। सेक्शन 107, तो ये सेक्शन जो है इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है, अटैचमेंट, फोरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो इफ अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिलीव्स दैट एनी प्रॉपर्टी, एक पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान ऑब्टेन करी गई है। क्या बताया मैंने, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है,
उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करी गई है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई क्राइम करते हुए, ठीक है, ही मे अप्लाई फॉर अटैचमेंट ऑफ दिस सच प्रॉपर्टी। अटैचमेंट मतलब कोर्ट से कहेगा भाई आप इस प्रॉपर्टी को ना जब्त कर लो, ठीक है। कब कहेगा? जब उसे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू निकाली गई है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस को कमिट प्रोसीड उसको उसके दौरान निकाली गई है। सच एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ, ये जो एप्लीकेशन है पुलिस ऑफिसर जो ये एप्लीकेशन है लगाएगा किसके अप्रूवल के बाद? एसपी के अप्रूवल के बाद या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के अप्रूवल के बाद। अब किसके अप्रूवल के बाद लगाएगा ये तो पता चल गया, कहां लगाएगा? द एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। अब देखो पुलिस चलता फिरता किसी भी कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता अटैचमेंट के लिए। किस कोर्ट में लगा सकता है? उस कोर्ट में लगा सकता है या उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लगा सकता है जिसके पास उस मैटर की क्या होगी? जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब जुरिसडिक्शन ओवर कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मतलब ऐसा कोर्ट जहां पर उस मैटर को सबसे पहले ले जाया गया हो, नोटिस लेकर जुडिशियल नोटिस लेकर ले जाया गया हो उस मैटर का, या फिर कमिटमेंट ऑफ ट्रायल, कमिटमेंट फॉर ट्रायल। अब क्या होता है ना, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं और उन्हें सेशन कोर्ट के पास ले जाया जाता है, मतलब थोड़ी सी हायर पोजीशन वाली कोर्ट्स पर ले जाया जाता है, ठीक है। उस कोर्ट पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, या जिस कोर्ट में उस केस का ट्रायल चल रहा हो, मतलब एविडेंस वगैरह सुनने जा रहे हो, ठीक है। तो आप इन ऐसे 3 कोर्ट्स में आप एप्लीकेशन, पुलिस ऑफिसर जो है एप्लीकेशन लगा सकता है। If the court or the magistrate believes that such property is proceeds of crime, it shall issue a show cause notice to the person concerned, ठीक है। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी है, ठीक है, उसने एक ऑनलाइन फ्रॉड कमिट करा और भाई वहां से 20 लाख रुपए कमा लिए। अब इस 20 लाख रुपए से उसने क्या करा? एक बड़ी बढ़िया महंगी गाड़ी खरीद ली और इस गाड़ी को किसके नाम पे कर दिया? अपने कजिन के नाम पे कर दिया, ठीक है। एक आदमी है ए, उसने ऑनलाइन क्राइम कमिट करा, 20 लाख रुपए उसने जमा कर लिए, उससे ली उसने बढ़िया महंगी गाड़ी और उसका कजिन था सी, उसके नाम पे गाड़ी कर दी। अब भाई कोर्ट को पता चल गया इस केस के बारे में। अब इफ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट बिलीव्स दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ अ क्राइम, अब भाई क्राइम से तो आई है ये गाड़ी, प्रॉपर्टी, ठीक है, इट शैल इशू अ शो कॉज नोटिस टू द पर्सन कंसर्न्ड। अब वो कहेगा ए आ जाओ भाई, दिस नोटिस शैल रिक्वायर द पर्सन टू एग्जामिन विद इन 14 डेज बाय द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड। अब कोर्ट कहेगा कि भाई मैं चाहता हूं ये तेरी गाड़ी जब्त करना, अगर तुझे लगता है ये गाड़ी तेरी जब्त नहीं होनी चाहिए तो आके 14 दिन के अंदर अंदर मुझे प्रूफ कर दे कि भाई ये जो ये गाड़ी है मैंने अपनी कमाई से खरीदी है। If the property is held by another person on behalf of the accused, a copy of notice must also be served on such other person. अब ए ने जो ये गाड़ी खरीदी थी अपने कजिन के नाम पे तो खरीदी थी, तो ये जो नोटिस है जो कोर्ट भेजेगी, ये नोटिस दोनों को भेजेगी, ए को भी भेजेगी और सी को भी भेजेगी। After considering the explanation, if any, material available on record and giving reasonable opportunity of hearing, the court or the magistrate may order attachment of property found to be proceeds of crime. अगर कोर्ट को लगता है भाई ये जो है इसने गफला करके ही गाड़ी खरीदी है, 20 लाख रुपए का गफला करा था इसने, तो कोर्ट क्या करेगी भाई? अटैच कर देगी प्रॉपर्टी, जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी। If the person fails to appear or respond within 14 days, भाई 14 दिन के अंदर अंदर भी उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? एक एक्स पार्टी अटैचमेंट ऑर्डर पास कर देगी। एक्स पार्टी क्या था? सीपीसीबी में भी हमने पढ़ा है। एक्स पार्टी क्या होता है? अगर कोर्ट ने आपको बुलाया, एक मैटर चल रहा है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का, अब इस केस के अंदर डिफेंडेंट नहीं आता, तो डिफेंडेंट आए ना आए भाई कोर्ट तो अपना जवाब सुना देगी, उसे कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। If issuing notice would defeat the purpose of attachment, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई अगर नोटिस भेजा गया तो ये जो प्रॉपर्टी है ना हम जब्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कोर्ट में पास एन इंटरिम एक्स पार्टी, कोर्ट
बीच में ही ये जो 14 दिन का गैप है ना वो नहीं देगी कि भाई तुम्हें 14 दिन के अंदर अंदर प्रूफ करना है एक्सेट्रा, ये वाला ड्रामा कोर्ट नहीं करेगी भाई। इन 14 दिन के बीच में ही अपना जवाब सुना देगी। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और सीजर विदाउट नोटिस। सच इंटरिम ऑर्डर रिमेन्स इफेक्टिव टिल अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। ये इंटरिम ऑर्डर है तब तक इफेक्टिव रहता है जब तक एक फाइनल ऑर्डर जो है वो पास ना कर दिया जाएगा। If the court finally concludes that the property is proceeds of crime, it shall direct the DM to distribute such proceeds among the victims of crime। अब भाई जो ऑनलाइन फ्रॉड करके जो उसने 20 लाख रुपए निकाले थे ना और उससे उसने गाड़ी खरीदी, कोर्ट क्या करेगी, उस गाड़ी को बेच देगी, ठीक है, उसके से पैसे जो आएंगे वो विक्टिम्स को दे देगी जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। द डीएम मस्ट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 60 डेज। भाई 60 दिन के अंदर अंदर इसको रफा दफा करो, either personally or through an authorized subordinate officer। If no claimant is identifiable, भाई पता ही नहीं चल रहा किसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कमिट हुआ था, no claimant exist, कोई कह ही नहीं रहा हमारे साथ भाई ऑनलाइन फ्रॉड कमिट हुआ है। Surplus remains after satisfying claims, भाई तुमने सबको उनके मुताबिक पैसे दे दिए तब भी पैसे बच जाते हैं। Such proceed shall be stand fortified to the government, भाई पैसे तुम गवर्नमेंट को दे दो। Section 108, Magistrate may direct search in his presence. Any magistrate who is competent to issue a search warrant may direct a search to be conducted and personally remain present during such search। अगर एक मैजिस्ट्रेट के पास पावर है इस पर्टिकुलर एरिया में सर्च वारंट इशू करने की, ठीक है, कंपीटेंट है वो अपने प्रेजेंस में ये सर्च जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, ये उसके पास पावर होती है। सेक्शन 109 क्या कहता है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड। एनी कोर्ट में इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर अंडर दिस संहिता। तो कोर्ट के पास ना पावर होती है इम्पाउंड करनी। इम्पाउंड करना मतलब अपने पास रखने की कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकता है या कोई भी थिंग अपने पास रख सकता है जो कि उसने प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया हो। इम्पाउंडिंग मीन्स टेम्पररी रिटेंशन बाय द कोर्ट फॉर पर्पसेस ऑफ जस्टिस। सेक्शन 110, reciprocal arrangements regarding processes। A court may send summons or warrants for service or execution outside its territorial jurisdiction within India or to a foreign country having arrangements with India which is our contracting states। ठीक है, तो इस कहानी में लिखा गया है बेसिकली, तो ना एक कोर्ट ना बाउंड नहीं है सिर्फ एक टेरिटोरियल एरिया के अंदर ही समन्स और वारंट भेजने के लिए। क्या मैंने बोला, एक कोर्ट बेसिक फंडा क्या है, एक कोर्ट कहीं पर भी समन और वारंट भेज सकता है, चाहे वो हमारी इंडिया की लिमिट्स के अंदर हो चाहे वो हमारी इंडिया के लिमिट्स के बाहर हो। लेकिन एक कंडीशन क्या है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होना चाहिए, विच बेसिकली मीन्स उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी होनी चाहिए या बेसिकली एक अग्रीमेंट में होने चाहिए। ठीक है, तो एक कोर्ट कहीं पर भी समन भेज सकता है, एक वारंट भेज सकता है, चाहे वो हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो चाहे हमारी इंडिया की टेरिटरी के बाहर हो, पर वो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होना चाहिए। अब पहली कंडीशन क्या है, फॉर प्लेसेस विद इन इंडिया बट आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन। इंडिया की टेरिटरी के अंदर है पर कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो समन्स और वारंट इज सेंट इन डुप्लीकेट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कंसर्न्ड कोर्ट। तो एक डुप्लीकेट समन जो है या वारंट जो है जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड कोर्ट के पास भी। और दूसरा, फॉर फॉरेन कंट्रीज समन्स और वारंट आर सेंड इन अ प्रिस्क्राइब्ड लीगल फॉर्म। अब एक प्रिस्क्राइब्ड लीगल फॉर्म के अंदर समन और वारंट जाते हैं थ्रू व्हाट, एक अथॉरिटी के थ्रू, जो कि किसने नोटिफाई करके, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। व्हेन सच समन और वारंट आर रिसीव्ड बाय अ कोर्ट, जिस कोर्ट ने रिसीव करा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जाता है एक कोर्ट के पास। ठीक है, अब जो कोर्ट को ये समन और वारंट मिल रहा है वो क्या करेगी, दे शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एज इफ इशूड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। वो क्या करेगी, उस समन या उस वारंट को उस इंसान को ऐसे सर्व करेगी कि भाई उसने ही वो समन या वारंट जो है इशू कर रखा है। इफ अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड, अगर एक वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करा गया है तो वो कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग चलेगा, सेक्शन 82 एंड 83 एज फार एज पॉसिबल। अब सेक्शन 82 और 83 क्या कहता है, 82 डील करता है हमारे प्रोक्लेमेशन से एंड 83 हमारा डील करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से। अगर हमने अभी यहाँ पे तो हमने देखा वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर यहाँ पे सर्च वारंट एग्जीक्यूट हुआ है देन इन दैट
केस सेक्शन 104 अप्लाई होता है, जो कि हमारा डील किससे करता है, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी की। एक सीज्ड प्रॉपर्टी जो है उसे आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, ठीक है। वेयर समन्स और सर्च वारंट इज रिसीव फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अगर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, उल्टी आई है कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई समन या फिर सर्च वारंट आया है, ठीक है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स और सीज्ड आर्टिकल शैल बी फॉरवर्डेड टू द इशूइंग कोर्ट थ्रू नोटिफाइड अथॉरिटी। तो वो चीजें जो हैं, जो भी डॉक्यूमेंट या सीज्ड आर्टिकल्स वो मांग रहे हैं, वो भेजे जाएंगे टू द इशूइंग कोर्ट, उस कंट्री के कोर्ट के पास, थ्रू नोटिफाइड अथॉरिटी। जो नोटिफाइड अथॉरिटी वही होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। So this was it for the video. I really hope you liked it. Thank you so much for watching and we'll see you in the next one. Bye bye.